हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें केमिकल काइनेटिक में हमें क्या स्टडी करना है उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझे और उसके रिएक्शन के बारे में समझे कि कितने प्रकार का रिएक्शन होता है रिएक्शन के स्पीड के आधार पर। यानी अलग अलग रिएक्शन का हम जानते हैं स्पीड अलग अलग होता है। कोई रिएक्शन फास्ट होता है, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं, कुछ रिएक्शन मॉडरेट होते हैं। तो हमें न वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में स्टडी करना है और न ही वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में। हमें कैसा स्टडी करना है? मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। हम लोग मॉडरेट रिएक्शन का रेट आसानी से फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट निकालना या वेरी स्लो रिएक्शन का रेट निकालना आसान नहीं है, उसका नहीं निकाल पाते हम लोग बहुत आसानी से, कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात, इस चैप्टर में हम लोग कैसे रिएक्शन का रेट निकालना सीखेंगे जो मॉडरेट स्पीड से हो रहा हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट कड़ी जो है, इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी हमने बोर्ड पर लिख रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं। इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और इस पर बेस्ड डीपीपी भी तैयार है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डीपीपी आपको दिया जाएगा इस लेक्चर के बाद, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या समझेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या समझते हैं ये बताइए। मैंने पिछले वीडियो में भी इस चीज का चर्चा किया था। स्पीड कैसे निकालते हैं? मान लो हम बाइक पर बैठ के यहाँ से कहीं जा रहे हैं, मान लो यहाँ से हम गए किसी डिस्टेंस तक, 60 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर, ठीक है। और उसको ट्रैवल करने में हमें लग गया मान लो 1 आवर यानी 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि 60 किलोमीटर आपने 60 मिनट में कवर किया, तो आपका स्पीड क्या हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर ये आपका क्या हो गया? स्पीड, एवरेज स्पीड। क्योंकि यहाँ से जो मैंने 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा एक स्पीड से तो नहीं किया होगा, कहीं पर स्लो, कहीं पर फास्ट हुआ होगा, कहीं पर वेरी, मतलब अलग अलग स्पीड से मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो जो 60 किलोमीटर पर आवर जो हम बोलते हैं स्पीड अपना, ये कैसा स्पीड है? एवरेज स्पीड है, ठीक है। बात समझिए बात को। तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन का रेट या रिएक्शन का स्पीड कैसे निकालेंगे, है ना। तो करना क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट इनिशियली कितना लिए थे और उस समय के बाद रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है। तो जो चेंजिंग आएगा कंसंट्रेशन में, उस चेंजिंग में क्या करना है? टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देना है। वो जो चेंजिंग हुआ कितने टाइम में हुआ उसी टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रिएक्शन का रेट फाइंड हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग प्रोडक्ट की मदद से भी निकाल सकते हैं रेट कि इनिशियली प्रोडक्ट कितना था, तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट 0 था। कुछ समय तक रिएक्शन चला तो प्रोडक्ट कितना बढ़ गया, कितना चेंजिंग आया, प्रोडक्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ और कितने टाइम में हुआ। तो जितना इंक्रीमेंट होगा कंसंट्रेशन में, उसमें जितने टाइम में होगा उस टाइम से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो उस रिएक्शन का रेट फाइंड हो जाता है, ठीक है। इसी चीज को मैंने यहाँ लिख रखा है, डेफिनेशन। ये डेफिनेशन को केवल याद रखना है, इसके पीछे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पर बेस्ट जो न्यूमेरिकल पूछेगा वो न्यूमेरिकल हम लोग को सीखना है कि किस तरह से पूछता है और उसे हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के टर्म को लिख देते हैं बोर्ड पर, ताकि आपको ये नहीं लगे कि चलो सर स्किप करके पढ़ा रहे। इसलिए सारी बातों को मैं जैसे क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, सारी बातों को लिखा देता हूँ, उस तरह यहाँ भी मैं बोल देता हूँ, बोर्ड पर लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, है ना। लेकिन कहाँ कहाँ पर हमें फोकस करना है ये आपको सीखना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि किस जगह पर हमको फोकस करना है, कहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। इस टॉपिक पर भी न्यूमेरिकल हम लोग सीखेंगे, है ना। देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। किसी एक रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में चेंजिंग या किसी एक प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग पर यूनिट टाइम, यानी उसमें टाइम इंटरवल से हमें डिवाइड कर देना है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे बोलो? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आया, कितने टाइम में आया, डिवाइड कर देंगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन को हम डेल्टा सी से दर्शा देते हैं, सी यानी कंसंट्रेशन, और डेल्टा जो है चेंज को दर्शाता है, टाइम टेकन डेल्टा टी।
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। बात को समझे, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1, है ना। यहाँ C2 क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, और C1 क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, T2 क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम। ठीक है, और T1 क्या हो जाएगा, इनिशियल टाइम। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसे इसको समझिए, रिएक्टेंट मान लो चेंज हुआ किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, जब T इक्वल टू 0 था, जब T इक्वल टू 0 है तो इसका कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 10 मोल पर लीटर है। कितना है, 10 मोल पर लीटर। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 रहने दीजिए। ठीक है, बात को समझे। छोटा और बड़ा कर देता हूँ, उधर ले देता हूँ। R बोले तो रिएक्टेंट, यहाँ P बोले तो प्रोडक्ट। जब T 0 था तो रिएक्टेंट कितना लिया, 10 मोल पर लीटर। यहाँ 1 है, बैलेंसिंग के लिए 1 लगाए हुए हैं। मान लो आफ्टर टाइम T, जब हमारा टाइम जो है T हो गया, ठीक है, तो उस T टाइम पर मान लेते हैं कि इसका जो है यहाँ पर 6 मोल कंज्यूम हुआ, 4 मोल पर लीटर बचा हुआ, ये रेस्ट बचा हुआ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट कितना बना होगा, ये तो यहाँ 0 होगा, यहाँ क्या होगा, 6 मोल पर लीटर। बात को समझे। 1 प्रोड्यूस करता है, यहाँ 1 लिखे हैं। ठीक है, इनिशियल कितना लिए थे, 10, ये 0 था। जब इसका 4 मोल बचा हुआ है T टाइम के बाद, मान लेते हैं ये टाइम जो यहाँ पर है T, ठीक है, तो हम 10 मिनट मान लेते हैं। T कितना है, 10 मिनट। ठीक है, यानी रिएक्शन 10 मिनट तक चला, और 10 मिनट चलने के बाद, ठीक है, रिएक्टेंट का 4 मोल बचा हुआ है ना। इसको ऐसे लिखो, देखो कि 10 मोल था, उसमें से 6 मोल प्रोडक्ट में चेंज हुआ, 6 मोल प्रोडक्ट में चेंज हुआ। ठीक है, तो कितना बचेगा इसका, 4 मोल पर लीटर। अब यहाँ देखिए 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस होता है, इक्विलिब्रियम ऐसा चीज पढ़ चुके हैं। यहाँ बैलेंसिंग को देख के समझते हैं, 1 प्रोड्यूस करता है। तो बताओ 10 मोल में से कितना मोल प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, 6 मोल। ठीक है, 6 मोल चेंज हुआ तो कितना बनेगा, 6 मोल। तो कितना बचेगा आपका, 4 मोल। चेंज इन कंसंट्रेशन कितना का है, 6 मोल का। 10 पहले था, फाइनली 4 हो गया। बात को समझे। ठीक है, तो अब यहाँ समझो कि अगर हम इसका रेट निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, विथ रेस्पेक्ट रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, फॉर रिएक्टेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, डेल्टा C बाय डेल्टा T, डेल्टा C बाय डेल्टा T। ठीक है, अब समझो यहां पर C फाइनल माइनस C इनिशियल बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल। बात को समझ आ गई यहाँ पर, बात को समझे ध्यान से। ठीक है, तो अब यहाँ बताओ फाइनल C कितना है रिएक्टेंट के लिए, 4, यहाँ बैठा है 4। इनिशियल कितना था, 10, यहाँ बैठा दीजिए 10। ठीक है, फाइनल टाइम कितना है, 10 मिनट का रिएक्शन चला है। 10 इनिशियली तो टाइम 0 था जब स्टार्ट हुआ था, 0। तो कितना हो जाएगा ये, -6 बाई 10, -6/10। अब देखो ध्यान से, अभी जो बात बता रहे हैं इसको ध्यान से समझिए। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्या आपका स्पीड नेगेटिव हो सकता है? अगर बाइक पर आप चढ़िएगा और कहीं हम जाएंगे अगर मान लो, तो दो ही बात होगी, या तो मेरा स्पीड कुछ ना कुछ होगा पॉजिटिव, किस स्पीड से हम चल रहे हैं, अदरवाइज हम रेस्ट में है तो 0 होगा। माइनस में तो स्पीड का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी रिएक्शन का रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है,
चूंकि यहाँ डेल्टा सी बाय डेल्टा टी निकालते हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं। तो यहाँ रिएक्टेंट के केस में क्या होता है कि फाइनल कम हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम घटेगा। बात को समझे, इनिशियली रिएक्टेंट ज्यादा था, और जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट तो घटना शुरू होगा, तो घट करके फाइनल जो कुछ रिएक्टेंट बचेगा वो तो कम होगा, तो कम में से ज्यादा हम घटाएंगे तो माइनस में आएगा, वो तो सीधी सी बात है। तो वो माइनस में नहीं आए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग मालूम है, इस कंसंट्रेशन जो लिखते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट के टर्म में, क्या करेंगे, पहले से हम अपने तरफ से इसमें माइनस लगा देंगे सभी में, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। माइनस लगा दिए तो माइनस माइनस फाइनली क्या हो गया प्लस, तो 6/10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बोलो 0.6। अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, यहां पर कंसंट्रेशन कहने का मतलब होता है मोलैरिटी। क्या समझना है, मोलैरिटी, जिसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, या इसी को हम लोग मोलर भी लिखते हैं, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज है, इतना मोल पर लीटर था, बाद में इतना मोल पर लीटर है, घटाएंगे तो यूनिट मोल पर लीटर ही रहेगा ऊपर में, तो मोल पर लीटर, नीचे टाइम, मिनट में लो, सेकेंड में लो, आवर में लो, तो मोल पर लीटर पर टाइम है ना। क्या क्या लिखेंगे हम लोग, मोल पर लीटर, टाइम चूंकि इस क्वेश्चन में मैंने मिनट में ले रखा था, नीचे टाइम से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, पर मिनट, यानी प्रत्येक मिनट में रिएक्टेंट जो है 0.6 मोल पर लीटर कंज्यूम हो रहा है पर मिनट, 0.6 मोल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ये एवरेज है, एवरेज। अभी एवरेज स्पीड हम लोग नहीं सीखे हैं, एवरेज रेट निकालना नहीं सीखे, अभी सीखेंगे इसी वीडियो में एवरेज रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, बात समझ गए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए अगर निकालेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल जो करेंगे ना, इसमें माइनस साइन लगाना रहता है। क्या करेंगे हम लोग इसमें, माइनस साइन लगा देते हैं, इस पूरे में माइनस साइन, क्यों, क्योंकि डेल्टा सी आपका नेगेटिव आएगा, डेल्टा सी नेगेटिव आएगा, क्यों, फाइनल में से इनिशियल घटाना है, चेंज मींस क्या, फाइनल में से इनिशियल को घटाना है। तो रिएक्टेंट के केस में क्या होता है, फाइनल कम इनिशियल ज्यादा, तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन कभी माइनस नेगेटिव नहीं होना है, इसलिए उस माइनस को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपने तरफ से एक माइनस लगा देते हैं इसके एक्सप्रेशन में, इसके फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन नेवर बिकम्स नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप लोग, चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, समझो ध्यान से देखो। मान लो कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को R से दर्शा दिए, इससे बना प्रोडक्ट P, ठीक है। तो इस रिएक्शन का रेट जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे मालूम है। अब आप बताइए, समय के साथ रिएक्टेंट तो घटेगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे मालूम है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल ये बराबर होगा किसके, बताओ, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल तो दोनों केस में सेम होगा, ठीक है, और ये बराबर होगा, जितना इसका कंसंट्रेशन घटेगा उतना ही इसका बढ़ेगा। बात को समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। जैसे देखो, अभी जो यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा था कि R से बना P, ये 1 है, ये 1 है, जब T 0 था तो इसका मैंने 10 मोल पर लीटर ले रखा था, तो 0 था। जब T 10 मिनट हुआ तो इसका 6 मोल अगर चेंज हो गया उधर, 6 मोल बचा, 6 मोल उधर बना, बचेगा कितना, ये आपका 4 मोल पर लीटर, ठीक है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ROR लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखेगा? ROR। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना? ROR रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि बहुत बार लिखना होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे रिएक्टेंट के लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो C फाइनल माइनस C इनिशियल बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल। चूंकि रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हैं, इसमें क्या किए थे हम लोग? माइनस साइन लगाए थे। चूंकि ये जो चेंजिंग है ना CF माइनस CI, ये नेगेटिव आएगा। फाइनल में से इनिशियल को घटाना है रिएक्टेंट में, तो जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट तो घटेगा, तो फाइनली रिएक्टेंट कम हो जाएगा और इनिशियली ज्यादा रहेगा रिएक्टेंट। बात को समझ रहे ना? तो घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, उसको पॉजिटिव में चेंज करना है, क्योंकि ROR जो होगा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको आप तो निकाले नहीं थे, है ना? कितना? 4 माइनस 10 बाय 10 माइनस 0। ठीक है, तो क्या आ गया था? 6 बाय 10, 6 बाय 10। ठीक है, और अगर हम निकालेंगे ROR फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए इसका भी C फाइनल माइनस C इनिशियल बाय चेंज इन टाइम। जो टाइम जितना देर तक रिएक्टेंट खर्च हुआ उतनी ही देर तक प्रोडक्ट भी बना, तो टाइम तो दोनों स्थिति में बराबर होगा। ऐसा तो है नहीं कि रिएक्टेंट 20 मिनट चला तो प्रोडक्ट 10 मिनट तक ही बना। रिएक्शन अगर 20 मिनट तक चला है तो रिएक्टेंट अगर 20 मिनट कंज्यूम हुआ है तो प्रोडक्ट भी 20 मिनट तक बनता रहा होगा। तो टाइम हर हाल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए सेम होगा। तो यहां जाएगा TF माइनस TI। ठीक है, तो फाइनली कितना था इसका? 6। इनिशियल कितना था? 0। फाइनल टाइम 10 है, इनिशियल 0 है। ठीक है, यहां क्या आ गया? पॉजिटिव 6 बाय 10 है ना? इस केस में क्या करना है आपको? माइनस साइन नहीं लगाना है। जब प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे, प्रोडक्ट के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे प्रोडक्ट के टर्म में, तो माइनस साइन का उपयोग नहीं करना है। रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के लिए जो चेंजिंग आएगा डेल्टा C वो नेगेटिव आता है, तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए माइनस लगाना है। प्रोडक्ट के केस में क्या है कि इनिशियल कम था, अब प्रोडक्ट धीरे धीरे बनेगा तो प्रोडक्ट तो बढ़ेगा। बात समझ रहे ना? प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ेगा, तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। मान लो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो 0 था प्रोडक्ट, अब बनना शुरू हुआ तो 2 3 4 5 6 होगा, तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना वहां पर, तो वहां माइनस साइन क्यों लगाएंगे? नहीं लगाना है। तो प्रोडक्ट के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है, तो प्लस साइन ऑलरेडी अंडरस्टूड है, फाइनल में से इनिशियल घटाना है पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन रिएक्टेंट के लिए फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट घटता है। तो कम में से ज्यादा वैल्यू को घटाएंगे तो माइनस में आएगा। उस माइनस को प्लस में करने के लिए हमने क्या कर रखा है? एक माइनस एक्स्ट्रा यहां लगा रखेंगे, जिससे ये हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। क्लियर है? माइनस मैंने अपनी तरफ से लगाया है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ सके। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे रिएक्टेंट का निकालना हो या प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए यहां इसी बात को मैं समझा रहा था। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। इसमें क्या लगाना है? माइनस साइन आपको लगाना है रिएक्टेंट के लिए, जो बराबर होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल्टा T। ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा, इसे पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल इतना ही लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहां डेल्टा R जो होगा, डेल्टा R जो होगा वो क्या होगा? R फाइनल माइनस R इनिशियल। याद रखना है कि R फाइनल जो होगा वो कम होगा R इनिशियल से। ये वैल्यू जो आपका आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये पूरा डेल्टा R क्या आएगा? नेगेटिव। कैसा वैल्यू आएगा? ये नेगेटिव आएगा। इसी नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए माइनस साइन लगाएं, और ये आपका पॉजिटिव ही आएगा। डेल्टा P जो लिखेंगे हम, डेल्टा P क्या हो जाएगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक है, और यहाँ P फाइनल जो होगा वो बड़ा होगा P इनिशियल से। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना?
क्लियर है? यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, ये इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे या माइनस लगा दीजिए, ये अपना पॉजिटिव ही रहेगा। दैट्स इट। क्लियर है? इतनी बात तो समझ गए? नहीं समझे तो थोड़ा पीछे जाइए, रिकॉर्डिंग को पीछे ले चलिए, एक बार फिर से सारी बातों को सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या समझा यहाँ पर? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बिकम्स ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये बात। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का नेगेटिव आएगा, लेकिन उस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमने क्या कर रखा है? एक्स्ट्रा माइनस पीछे लगा कर रखेंगे। ठीक है, इससे माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको उदाहरण समझे, जैसे एक रिएक्शन लेते हैं कि PCl5, इससे बना आपका PCl3 प्लस Cl2। हम देख रहे हैं इक्वेशन आपका बैलेंस है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम देखो, इसको ऐसे समझो, यहां पर समय के साथ क्या होगा वो बता। PCl5 घटेगा, डिसएपियर होगा, इसको डिसएपियर बोलते हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? यहां पर क्या बोल रहे हैं इसको? यहां क्या लिख सकते हैं? देखो, रेट ऑफ डिसएपियरेंस, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ PCl5, PCl5 के डिसएपियरेंस का रेट। देखो, अब तक के वीडियो का इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहाँ समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से इसको सुनना समझना है। कहीं भी कोई लापरवाही नहीं, कोई कमी नहीं छोड़नी है, खूब अच्छे ढंग से सुनना समझना है। ठीक है, तो आपके इफिशियंसी पर, आपके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि आप किसी चीज को कितना सीख पाते हैं, है ना। और जब भी किसी वीडियो को देखना है तो एक बार में उसको कंप्लीट करिए। आज देख रहे हैं थोड़ा सा, फिर कल देख रहे हैं थोड़ा सा, फिर परसों देख रहे हैं थोड़ा सा, धीरे धीरे नोट्स बना रहे हैं, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस वीडियो को देखिए, टाइम लेके बैठिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और सुनते रहिए, अच्छे से नोट्स पूरा बनाते रहिए। जहां पर कंफ्यूजन हो तुरंत पीछे जाइए, फिर से उस बात को सुनने की कोशिश करिए। समय के साथ PCl5 चूंकि रिएक्टेंट है, घटेगा ना, समय के साथ तो PCl5 घट रहा होगा, इसके घटने को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसएपियरेंस। ठीक है, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ PCl5, चूंकि ये रिएक्टेंट है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 बाय डेल्टा टी टाइम में। और क्या बताया था इसमें हमको क्या लगाना है? माइनस साइन, चूंकि रिएक्टेंट के लिए। क्लियर है? फिर पूछेंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस, या तो रेट ऑफ अपीयरेंस बोलिए, तो देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को ROD लिखेंगे आप। ठीक है, ऑफ PCl5, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को क्या लिखेंगे? ROD। रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन, इसको हम लिखेंगे ROA या ROF ऑफ PCl3। ये तो चूंकि प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे? डेल्टा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 बाय डेल्टा टी। ठीक है, फिर इसी तरह हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Cl2, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ROA लिखेंगे। अगर फॉर्मेशन वर्ड यूज करते तो ROF लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। Cl2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, हाउ मच टाइम टेकन? डेल्टा टी। ठीक है, बात समझ गए? क्लियर है? इस रिएक्शन को समझ गए? ये जो रिएक्टेंट है डिसअपीयर होगा, समय के साथ PCl5 घटेगा तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5। PCl5 के घटने का रेट क्या है? तो इसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है वो, और कितने टाइम में वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके फॉर्मेशन का रेट, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखिए या फॉर्मेशन लिखिए,
PCl3 का, तो ये चूंकि प्रोडक्ट है इसमें माइनस साइन नहीं लगाना है। इसके कंसंट्रेशन में कितना बदलाव आया, पहले कितना था अभी कितना है टी टाइम के बाद, वो चेंजिंग लिखेंगे, कितना टाइम तक रिएक्शन प्रोसीड हुआ टाइम बैठाएंगे, इसके लिए वही चीज लिखना है, सेम चीज। ये हो गया इंडिविजुअली इस रिएक्टेंट के लिए, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, नीचे वाला दोनों, ठीक है। ये इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट है रिएक्शन करने का। इसका रेट क्या है डिसअपीयर होने का, तो ये लिखेंगे। इन दोनों का रेट क्या है फॉर्मेशन का, तो ये लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे। ओवरऑल अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो सब इक्वल होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR, ठीक है। जिस रेट से ये डिसअपीयर होगा उसी रेट से ये बनेगा, उसी रेट, चूंकि यहाँ कितना लगा हुआ है 1, यहाँ कितना लगा हुआ है 1, यहाँ कितना लगा हुआ है 1, मतलब कि अगर इसका 1 मोल डिकम्पोज हो रहा होगा तो इसका भी 1 मोल बनेगा, इसका भी 1 मोल बनेगा, तो इसके डिकम्पोजिशन का जो रेट होगा वही इसके फॉर्मेशन का रेट है, वही इसके भी फॉर्मेशन का रेट होगा, तीनों इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, ये इक्वल होगा ROD ऑफ PCl5 जो इक्वल होगा ROF ऑफ PCl3 जो इक्वल होगा ROF ऑफ Cl2, ठीक है ना। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5, क्या लिखा हुआ है एक्सप्रेशन इसका, माइनस डेल्टा PCl5 बाय डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा PCl3 बाय डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन बाय टाइम इंटरवल। इस तरह से हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो सब बराबर हो जाएगा, सब इक्वल होगा, क्योंकि जिस रेट से ये डिसअपीयर होगा उसी रेट से दोनों फॉर्म हो रहा है, इक्वल कर दिए। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे अभी, ठीक है। आइए बच्चों हम लोग इसको एक जनरल ट्रेंड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तो एक रिएक्शन लेके समझे, PCl5 के बारे में लिखे, एक जनरल चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो रिएक्शन लिखे थे उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 था, PCl5 के पीछे भी 1, PCl3 के पीछे भी 1 और Cl2 के पीछे भी 1, ठीक है ना। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभी वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 1 1 1 है, लेकिन अगर 1 नहीं रहेगा कुछ और रहेगा तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आइए देखिए एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ रिएक्शन 2A, मान लो ये रिएक्टेंट है, इससे बना हमारा प्रोडक्ट 3B, सपोज करो, ठीक है। 3B हमारा यहां बना, मान लेते हैं। अब जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन आप मान लेते हैं A0 मोल पर लीटर, ठीक है। ये कितना होगा 0, ये तो 0 होगा, एकदम इक्विलिब्रियम की तरह सोचिए, इक्विलिब्रियम में जैसा हमने पढ़ा था, ठीक है। जब टाइम मान लो रिएक्शन हमारा t मिनट तक चला, जब टाइम t हो गया, जब रिएक्शन t टाइम तक चला तो देखो अब कितना इसका कंज्यूम हुआ होगा, कुछ तो मानना पड़ेगा हमें। तो देखो ऐसी स्थिति में क्या करना है ना कि जो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी के रिस्पेक्ट में आप घटाने की कोशिश करिए ताकि आपको सवाल बनाने में आसानी हो। आप किसी भी रिस्पेक्ट में घटा सकते हैं, जैसे सपोज करो हमने A0 लिया था यहाँ पर, ठीक है, A0 ले रखा है। अब A0 माइनस x करिएगा, सपोज करिए, तो समझो अगर इसका 2 खर्च होता है तो इसका 3 खर्च होता है। खर्च मतलब इसका बनता है, कहने का मतलब कि अगर इस A का 2 मोल कंज्यूम होता है तो B का 3 मोल बनता है, यानी इसका 1.5 गुना। अगर इसका x खर्च होगा तो इसका कितना बनेगा बताओ, 1.5x। सोचो, इस बात को आप अच्छे ढंग से सीखिए।
इसका मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन जो है जब टाइम 0 था, रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है, उस समय इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A0 मोल पर लीटर है। रिएक्शन स्टार्ट हुआ, मान लो रिएक्शन 15 मिनट तक चला, तो टाइम T मान लिया, T यहाँ हो गया 15 मिनट, कुछ भी मान सकते हैं। तो जब 15 मिनट रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो अब बताइए इसका कितना खर्च हुआ होगा, तो x मान सकते हैं, तो A0 माइनस x, A0 इनिशियल था उसमें से x चला गया, तो अब बताइए कितना बनेगा। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इस बैलेंसिंग वाले नंबर की मदद से, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की मदद से। इससे क्या पता चल रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, कि अगर A का 2 मोल कंज्यूम होता तो B का 3 मोल बनता है। तो 2 और 3 में क्या रिलेशन है बोलो, 2 का 1.5 गुना है 3, 2 का दुगुना होगा 4, 2 का 1.5 गुना होगा 3, तो 2 अगर खर्च होता है तो 3 बनता है, तो 1.5 गुना बढ़ गया, तो x खर्च होगा तो इसका 1.5 गुना बढ़ गया, 1.5x लिखेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी परेशानी हो सकती है हमें, इसलिए कोशिश करना है कि हम इसी के मल्टीपुल में घटाएं, इसी से हमको यहाँ लिखने में आसानी होगी, जब कैलकुलेशन करेंगे तो आसान लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बनाएंगे तो दिक्कत है, ऐसे भी बना सकते हैं, आंसर दोनों स्थिति में सेम ही आएगा। ठीक है, जो जिस रेशियो में इसको बढ़ाएंगे उसी रेशियो में भी बढ़ेगा, फिर डिवाइड करेंगे तो कट के वही आएगा। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करना है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी के रेशियो में घटाएं, ताकि यहाँ लिखने में आसानी होगी और क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। हम कोई भी वैल्यू घटा सकते हैं, उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रिलेट करके अगर हम घटाते हैं तो वहां पर आसान हो जाता है सवाल बनाना, और कोई अंतर नहीं है। हम कुछ भी ले सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू को घटाने से होगा क्या, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं यहाँ पर हम 2x घटा देते हैं, तो 2x माइनस कर दीजिए, तो जब 2 है तो 3 बनता है, तो 2x जाएगा तो क्या बनेगा बोलो, 3x। अब जब आसान है कि नहीं तरह लिख पाना है ना। तो अब समझो यहाँ पर कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ कैसे निकलेगा समझो, रेट ऑफ रिएक्शन ROR इक्वल टू रिएक्टेंट के लिए निकालते, चलो देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपका फाइनल है, फाइनल क्या आपका A0 माइनस 2x माइनस A0 बाय T माइनस 0, T माइनस 0 यानी डेल्टा T। ठीक है, बात समझ रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको जरा सॉल्व करिए तो क्या आएगा देखो, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया माइनस 2x बाय T, माइनस 2x बाय T। देख रहे हैं यहाँ पर, समझ में आ रही है आपको, माइनस 2x बाय T आ गया। अब चूंकि यहाँ रिएक्टेंट के लिए निकाले हैं, ये तो आ गया माइनस में, और हम क्या कर रहे हैं पीछे कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता है। अब क्या करिएगा, माइनस लगा देंगे हम यहाँ पर पूरे में, यहाँ लगा दिए, यहाँ भी हम क्या किए माइनस लगा दिए हैं, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा पॉजिटिव हो जाए। अब क्या आ जाएगा 2x बाय T, ये हो गया रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। अब अगर हम प्रोडक्ट के लिए निकालें कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR फॉर प्रोडक्ट, ये किसका है, रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, इसमें क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, तो फाइनल कितना है 3x, इनिशियल कितना था 0, टाइम तो वही लगा है T माइनस 0, तो क्या आ गया 3x बाय T। एक्चुअली ये जो है ना ROR, ये क्या है मालूम है, ये ROD है, ये ROD है, और ये क्या है मालूम है ROF। बात को समझे,
ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट 2x/t, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट 3x/t। क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे तो दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल, एक्चुअली ये जो निकला ना इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, यानी आरओडी यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ रिएक्शन ओवर निकालेंगे तो आरओडी ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू ROF ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट 2x/t, 2x/t, जो कि क्या हमारा इक्वल है किसके, 3x/t के इक्वल है? नहीं है। इक्वल कैसे करेंगे? अब सोचिए कैसे करेंगे इक्वल से। यहां क्या करेंगे मालूम है, देखो इसको अगर हम 1/2 कर दें और यहां अगर हम 1/3 कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और यहां 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो गया, यहां पर क्या आ जाएगा x/t और यहां भी क्या आ गया x/t। अब देखिए आपने क्या किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाले थे यहां रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में 2x/t, इसमें किससे डिवाइड किए हैं, 2 से। ठीक है, वो 2 कौन सा है पता है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां केवल एक इंसिडेंस समझिए कि ये 2 और ये 2 इक्वल आ गया है। जो भी रेट आएगा ना यहां पर, जो भी रेट आएगा इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है पता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसे डिवाइड कर देना है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन हमारा निकल जाता है। आप तो समझे? तो 2x/t यहां 1/2 आया, 2 कहां से लाए, 1/2 कौन सा है, चलो इसको नहीं काटते हैं, थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। 2x तो हमारा रिएक्टेंट का था और 3x/t किसका है, प्रोडक्ट का है। ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, कुछ भी। अब क्या करें कि दोनों इक्वल हो जाए, अभी इक्वल नहीं है, अभी ये इक्वल नहीं है, लेकिन क्या करें कि दोनों इक्वल हो जाए। क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है रिएक्टेंट का 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे डिवाइड कर दीजिए। अब प्रोडक्ट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना रहता है। यहां लिखेंगे 1/2, यहां लिखेंगे 1/3। तो अब ये दोनों हो जाएगा इक्वल, अब ये दोनों हो जाएगा इक्वल x/t x/t। ठीक है, चलिए अब इतना लिखिए, फिर हम आपको समझाते हैं एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। और उदाहरण देंगे और क्लियर हो जाएगा। देखते चलो, इसका स्क्रीनशॉट आप पहले देंगे। तो बच्चों अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो कंसीडर ए रिएक्शन H2O2 इससे बना H2O प्लस O2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ भी 2 लगा दिए, है ना, बात समझ रहे हैं। चलो थोड़ा सा कैमरा तो घुमा देते हैं। आइए देखिए, ये मैंने यहाँ लिखा। अब इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख करके आप हमें ये बताइए कि आप इससे क्या समझते हैं। इसका अगर 2 मोल कंज्यूम होता है तो इसका 2 मोल बनता है और इसका 1 मोल बनता है। अगर स्पीड की, अगर इसे स्पीड से रिलेट करने की कोशिश करें इसे, तो हम कह सकते हैं ना इसके जो डिसअपियर होने का रेट है सेम रेट इसके बनने का है। बात को समझे? अगर इसका 2 मोल खर्च होता है तो इसका 2 मोल बन रहा है, मतलब कि जिस रेट से H2O2 डिसअपियर हो रहा है उसी रेट से हमारा H2O फॉर्म भी हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर H2O2 और O2 को रिलेट करें तो समझे यहां पर ध्यान से कि H2O2 का अगर 2 मोल कंज्यूम होता है तो O2 का 1 मोल बनता है, मतलब
इसके डिकम्पोजिशन का जो रेट है, ठीक है, उससे हाफ है इसके फॉर्मेशन का रेट। अगर वो 2 मोल डिकम्पोज होता है कि 1 मोल बन रहा है, मतलब जितना वो डिकम्पोज होगा उसका आधा ये बनेगा। बात को समझ रहे हैं यहां पर क्या बोल रहे हैं सर? ठीक है, यानी इसके जो फॉर्मेशन का रेट है उससे दुगुना है इसके डिकम्पोजिशन का रेट। इसके फॉर्मेशन के रेट से दुगुना क्या है इसके डिकम्पोजिशन का रेट। ठीक है, हम देखिए यहां लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस ऑफ H2O2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा H2O2 बाय डेल्टा T। हमको H2O2 के डिसअपियरेंस का रेट निकालना है, तो क्या करेंगे? H2O2 के कंसंट्रेशन में चेंजिंग बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर हम लिखे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, H2O के फॉर्मेशन का रेट, चूंकि प्रोडक्ट है यहां माइनस साइन नहीं लगाएंगे, तो डेल्टा H2O बाय डेल्टा T, और लिखेंगे अगर हम ROF ऑफ O2, ये इक्वल होगा डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। बात को समझे? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 के डिसअपियर होने का रेट माइनस डेल्टा H2O2 बाय डेल्टा T, ये हो गया इसके डिसअपियर होने का रेट। इन दोनों के फॉर्मेशन का रेट मैंने लिख दिया। इसका चेंज कितना है ऊपर में, कितने टाइम आया? टाइम तो तीनों स्थिति में बराबर ही होगा, जितने रेट तक ये टूटेगा उतना ही रेट से उतना ही टाइम तक ये बनता रहेगा, टाइम में वेरिएशन नहीं आ रहा है। ठीक है, बात को समझिए? तो रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये बराबर होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 बराबर होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये बराबर होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। चलिए, क्या ये तीनों इक्वल है? आपको लग रहा है? इसको भी भूल जाइए, ये तीनों में देखिए तो क्या मैंने सही लिखा है? सोचो, खुद सोचो। तो ये दोनों तो ठीक लग रहा है, ये दोनों ठीक दिख रहा है आपको कि इसके जो डिसअपियर होने का रेट है H2O2 का, H2O के बनने का रेट वही है। लेकिन इसको अगर आप इससे रिलेट करें, अब क्या देख रहे हैं यहां पर? इसके डिसअपियर होने का रेट, अगर इसका 2 मोल हो रहा है तो इसका 1 मोल बन रहा है, यानी इसके जो फॉर्मेशन का रेट होगा, इसके जो फॉर्मेशन का रेट है इससे दुगुना है इसके डिसअपियर होने का रेट। बात को समझे? इंटू क्या किए? 2। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सो नहीं समझे? देखो H2O2 यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2। अब सोच रहे हो सर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं लगाए, इसमें नहीं है कि यहाँ 2 लगा लिए। अरे यहाँ स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट वो अलग बात है। यहाँ इसका सेंस को समझिए, सेंस को लॉजिकली सोचने की कोशिश करिए, लॉजिकली यहाँ सोचने की कोशिश करिए इस रिएक्शन के बारे में कि इसके जो फॉर्मेशन का रेट होगा, ठीक है, ये दुगुना, इससे दुगुना होगा इसके डिसअपियर होने का रेट। बात को समझे? फिर नहीं समझे आप लोग? बात को समझिए। जो यहां बोल रहे हैं ना, वो देखिए यहां लिखा हुआ है कि नहीं, इस दोनों को भी सोच के देख सकते हैं। ठीक है, सोच के देखिए। इसके फॉर्मेशन के रेट, इसके फॉर्मेशन के रेट में देखो क्या है, दोनों का फॉर्मेशन का रेट देखो, जितना इसका बनता है इसका दुगुना ये बनता है। अगर ये 10 बनेगा तो 20 बनेगा, अगर ये 40 बनेगा तो 80 बनेगा। ये 40 बनेगा तो 80 कैसे आएगा? 40 को 2 से गुना करेंगे तब तो 80 आएगा ना। बात को समझिए? नहीं समझिए? देखो फिर से देखो कि H2O2 है, ठीक है, यहां लिखे हम H2O प्लस O2, 2 लगाए, यहां भी 2 लगाए। अगर मान लो इसका हमने लिया 100 मोल, 0 0 होगा, और 100 में से अगर मान लो यहां पर अगर 40 टूट गया तो कितना बचेगा? 60। कितना टूटा? 40।
अगर इसका 2 मोल कंज्यूम होता है तो इसका 2 मोल बनता है। इसका अगर 40 कंज्यूम हुआ तो 40 बनेगा, और ये कितना बनेगा 20। बात को समझे? फिर से समझिए, ये तो बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ है H2O2 जो लगा स्टोइकियोमेट्री हम 11th में पढ़े हैं, वहीं से समझा रहे हैं इसको। देखो H2O2 2H2O बना, O2 बना, ऊपर तो बैलेंस इक्वेशन मैंने लिख रखा। अब H2O2 का 100 मोल लिए, ये 0 0 लिखे चूंकि इनिशियली 0 0 होगा। अब मान लेते हैं रिएक्शन T टाइम तक चला, ठीक है। इसका कितना खर्च हुआ मान लेते हैं 40 मोल। कितना खर्च हो गया 40 मोल। तो यहां अगर 2 मोल खर्च होता है तो इसका 2 मोल बनता है ना, तो इसका अगर 40 मोल खर्च होगा तो इसका भी 40 बनेगा, 40 बनेगा। लेकिन O2 के बारे में जरा देखिए कि इसका 2 मोल अगर खर्च होता है तो O2 का 1 मोल बनता है, तो 40 मोल खर्च होगा तो इसका 20 मोल बनेगा। अब 20 और 40 में क्या रिलेशन है? दोनों को बराबर कैसे करिएगा, दोनों को इक्वल कैसे करेंगे? हम क्या बोल सकते हैं, जरा सुनिए, लॉजिकली सोचने की कोशिश करिए कि O2 के जो बनने का रेट है, O2 के जो बनने का रेट है, ठीक है, इससे दुगुना रेट है इसके डिकम्पोजिशन का। नहीं समझे? जिस रेट से ये बन रहा है ना, इसका डबल रेट है इसको डिकम्पोज होने का। खुद देखो, अगर ये 20 बनता है तो 40 टूट रहा है, मतलब इसका जो फॉर्मेशन का रेट है उससे दुगुना है इसके डिकम्पोजिशन का रेट। तो ऑप्शन के जो फॉर्मेशन का रेट है उससे दुगुना होगा H2O2 के डिकम्पोजिशन का रेट, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको इससे रिलेट करके देखो कि ऑक्सीजन के बनने का रेट वो उससे दोगुना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। अगर हम इस दोनों को रिलेट करें तो फॉर्मेशन को रिलेट करें तो क्या लिख सकते हैं कि H2O कितना बना है 40, O2 कितना बना है 20। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि O2 के जो बनने का रेट है उसकी तुलना में H2O के बनने का रेट डबल है, ठीक है। तो अगर ये 20 बना है मान लो, तो पूछेंगे H2O कितना बनेगा, तो O2 अगर 20 बना है तो पूछेंगे ये कितना बनेगा। तो सीधी सी बात है, H2O को हम 2 से गुणा करें तब तो 40 निकलेगा ना। ये 40 कैसे आएगा? देखो ये 40 है, कैसे आएगा? ये 20 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो दोनों इक्वल होगा ना। बात समझे? और यहां भी अगर 40, ये भी 40 ही है, यहाँ 40 इसका डिकम्पोज हुआ, इसका 40 बना और इसका 20 बना, ये तीनों इक्वल कैसे होगा? जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। समझ रहे हैं ना? अगर हमको 40 निकालना हो कि क्वेश्चन में H2O कितना बना है बताइए, तब क्या करिएगा? अगर O2 दिया रहेगा तो O2 20 बना है, पूछेंगे H2O कितना बना है, नहीं निकालेंगे, डबल कर देंगे सीधे। यही तो यहाँ की डबल किए, देखो बात को समझ रहे हैं? अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये भी तो कर सकते हैं ना कि इसके जो डिसअपीयर होने का रेट है, ठीक है, और इसके बनने का रेट है ना, इसके बनने का रेट हाफ है इसके डिसअपीयरेंस के रेट, यानी इसका डिसअपीयरेंस का रेट जो होगा आधा होगा इसके बनने के रेट की। बात को समझिए, समझ रहे हैं ना? इसका जो डिसअपीयर होने का रेट है उसको हाफ कर देंगे अगर, तो इसके बनने का रेट निकल जाएगा। यहाँ कितना बना है 40, अगर इसको हम हाफ कर दें तो 20 में आ जाएगा। इसके बनने का रेट कितना है 40, अगर इसको भी हम हाफ कर दें तो 20 आएगा। तब ना तीनों बराबर होगा, तब तो तीनों इक्वल होगा ना। बात को समझे? ये 2 कहां से आया? ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये 2 कहां से आया? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं है, यहाँ नहीं लगेगा कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको ऐसे समझे, देखो 2 इधर है ना, इसको इधर ले आइए, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 ऑफ इनटू ROD ऑफ H2O2 इक्वल टू 1/2 इनटू ROF ऑफ H2O इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। बात को समझे? ठीक है, क्या किए पता चला? इस उदाहरण से समझने की कोशिश करिए। सारा स्टोइकियोमेट्री में, इक्विलिब्रियम में समझा चुके हैं, बता चुके हैं। एक बार फिर से इसको समझिए। यहाँ पर ये जो लिखे हैं ना, इसको यहाँ से रिलेट करना है। H2O2 के जो डिसअपीयर होने का रेट है उसको अगर हाफ कर दे, H2O2 के जो डिसअपीयर होने का रेट है 2 मोल खर्च हो रहा है, इसको आधा कर दे तो 1 हो जाएगा। क्या देखो 1 है, यही तो बोल रहा है ना।
कि इसके और इसमें रिलेशन सोचिए, इन दोनों का रिलेशन सोचो, नहीं तो इन दोनों का रिलेशन सोचिए, ठीक है। इसके बनने का रेट जो है इसके डिसअपियर होने के रेट से आधा है, ये हाफ है। किसका हाफ है? इसके डिसअपियरेंस के रेट का। इसके डिसअपियरेंस का जो रेट है उसका हाफ तो कर दिए, तो इसके जो डिसअपियर होने का रेट होगा उसको हाफ करेंगे तो वो इसके फॉर्मेशन का रेट होता है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 जो होगा इसके डिसअपियर होने का रेट 2 है, अब बन रहा है 1, ठीक है। 2 खर्च हो रहा है तो 1 बन रहा है, आधा बना नहीं है, जितना खर्च हो रहा है उसका आधा बन रहा है। तो अगर हम पूछेंगे कि कितना बनेगा तो कैसे निकालेंगे? ये कितना खर्च हुआ उसको आधा कर दीजिए। नहीं समझे बात को? चलो एक और उदाहरण समझते हैं, देखो। मान लो इसका मैंने यहां पर 20 मोल ले लिया, 0 होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं इस 20 में से 8 मोल चला गया, है ना, 8 मोल चला गया। अब आप बताइए कि कितना बनेगा ये O2 कितना बनेगा, बोलो O2 कितना बनेगा, सोचो। कुछ समझ में आ रहा? 4 मोल बनेगा। तो 4 कहां से लाया? 4 कैसे लाया, सोचो। इसके जो जिसका जो रेट है 8 से छूट रहा है, यहां देखो 2 से यहां 1 बन रहा है, तो 8 से 4 बनेगा। तो क्या किया हमने, 8 का अगर हम आधा कर दिए तब ना यहां पर 4 आएगा जी। 4 कैसे आएगा, सोचो ना। इसका 2 मोल अगर खर्च हो रहा है तो इसका 1 मोल बन रहा है, तो 2 से 1 यानी जितना इसका डिसअपियर हो रहा है उसका आधा वो बन रहा है। तो डिसअपियर अगर 8 होगा तो उसका आधा कितना होगा, 8 का आधा करेंगे तो 4, तो 8 का आधा तो किए हैं, यही तो यहाँ लिख रहे हैं ना यहाँ पर कि इसके जो बनने का रेट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, इसके डिसअपियरेंस जो है डिसअपियरेंस का आधा है। बात को समझे? पूछेंगे H2O कितना बनेगा, ये बोलो। ये 8 मोल ही बनेगा। कैसे? 2 मोल अगर कंज्यूम होता है तो 2 मोल बनता है, ठीक है। 8 मोल कंज्यूम होगा 8 मोल बनेगा। बात को समझे? 8 मोल अगर इसका कंज्यूम होगा तो इसका 8 मोल बनेगा, इसका 4 मोल बनेगा। क्लियर है? अब देखो इसका 8 मोल खर्च हुआ, ठीक है, खर्च हुआ, कंज्यूम हुआ, ये फॉर्म हुआ है, ये भी फॉर्म हुआ है ना। अब देखो इसको भाषा में समझिए, इसको लैंग्वेज में लॉजिकली सोचने की कोशिश करिए। इसी बात को लॉजिकली सोचिए कि कितना बना है 4, ये कितना खर्च हुआ 8, ये दोनों में क्या रिलेशन है, बोलो। रिलेशन सोचो। 4 कैसे आएगा, 8 का आधा करेंगे तो वही तो बोल रहे हैं ना कि इसके बनने का जो रेट है इसके डिसअपियर होने के रेट का आधा है। हम तीनों को अगर इक्वल करना चाहेंगे, 4, 8 और 8 को हम तीनों को इक्वल करना चाहेंगे तो क्या करिएगा, बोलिए। तीनों इक्वल कैसे होगा? इसका भी 1/2 करेंगे, इसका भी 1/2 करेंगे, तीनों इक्वल हो गया। क्या मतलब निकला कि O2 का जो फॉर्मेशन का रेट होगा H2O के फॉर्मेशन के रेट का आधा होगा, या H2O2 के डिसअपियरेंस के रेट का आधा होगा। समझ रहे ना बात को? ऑक्सीजन के जो बनने का रेट है ना, ऑक्सीजन 4 बन रहा है तो H2O 8 बन रहा है। ये दोनों में क्या रिलेशन है कि जितना H2O बनता है उसका आधा बनेगा O2। H2O जितना बनता है उसका आधा बनता है O2। H2O अगर 2 बनेगा तो 1 बनेगा, अगर 20 बनेगा तो 10 बनेगा, अगर 40 बनेगा तो 20 बनेगा। तो 20 कैसे लगेगा, इसके 40 में हाफ कर दी तो 20 हो जाएगा। इसके डिसअपियर होने का रेट, इसके बनने का रेट आधा है, जितना डिसअपियर होता है उसका आधा बनता है। तो इसके फॉर्मेशन का जो रेट होगा 4, इसके डिसअपियर होने के रेट का आधा है। बस वही बात ध्यान लिखा हुआ, ठीक है। इस बात को समझिए, अगर समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज एक जनरल हम ट्रिक बता देंगे आपको, ट्रेंड, जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है वो समझो कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे ना किसी भी रिएक्शन के लिए, तो बैलेंस करने के लिए जो नंबर लगाते हैं, आप नंबर लगाते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 3 रहता है, सपोज करो
यहाँ 1/3 करते हैं, यहाँ 1/2 ही करते हैं। बात समझ रहे ना? जैसा रहेगा बैलेंसिंग में उस हिसाब से करना रहता है। तो एक लाइन में इसको याद रखना है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 क्या है? ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो क्या लिखेंगे बोलो? -1/2 डेल्टा H2O2 बाय डेल्टा T इक्वल होगा, अब चूंकि प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट में माइनस साइन लगाना नहीं है, 1/2 डेल्टा H2O बाय डेल्टा T ये इक्वल होगा। इसमें कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। इतना को हम क्या बोलते हैं? इतना को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, O2 के बनने का रेट H2O2 के डिसअपीयर होने के रेट का आधा है। इसके जो बनने का रेट है, इसके जो बनने का रेट है, इसके डिसअपीयर होने के रेट का हाफ है ये। जितना इसका बन रहा है उसका आधा ये बन रहा है, जितना इसका खर्च हो रहा है उसका आधा ये बन रहा है। तो जितना इसका खर्च होगा उसका हाफ कर देंगे तो इसके बनने का रेट निकल गया। बात को समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? इसको नहीं समझे आप? ठीक है, चलो इतना का स्क्रीनशॉट लो, फिर समझाते हैं आगे। एक उदाहरण और देते हैं। आइए बच्चों, हम लोग एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो N2 प्लस 3H2, ये हम जानते हैं इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से, 2NH3 बनता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के बारे में सोचिए, लॉजिकली सोचने की कोशिश करना है, और जो बोलेंगे उसी को लिखना है, जो बोलते हैं उसी को लिखना रहता है। ठीक है, देखो करना क्या है। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि N2 का अगर 1 मोल खर्च होता है तो हाइड्रोजन का 3 मोल खर्च होता है। ठीक है, क्या मतलब लिखना कि इसके जो डिसअपीयरेंस का रेट होगा उसकी तुलना में इसके डिसअपीयर होने का रेट 3 गुना होगा। मतलब जितना ये खर्च होगा ना उससे 3 गुना ये ज्यादा खर्च हो जाएगा। बात को समझे? ठीक है, और इसके बनने की अगर बात करें तो अगर नाइट्रोजन का 1 मोल खर्च होता है, अमोनिया का 2 मोल बनता है। क्या मतलब है इसका कि इसके जो डिसअपीयर होने का रेट होगा इससे दुगुना रेट है इसके अपीयर होने का। ठीक है, उसी के कंपैरिजन में इसके अपीयर होने का रेट 2 गुना है। लेकिन अगर इससे कंपेयर करें तो सोचो कितना गुना कम है। सोचो 3 अगर बनता है तो इसका जाएगा 4, फिर 2, 3 से 2। ठीक है, कितना कम हो रहा है सोचो। इसी तरह रेशियो में हम लोग को निकालना रहता है, सोचना रहता है। ठीक है, चलो देखो, तो अगर हम निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T। ये भी रिएक्टेंट है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 क्या होगा? माइनस डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। और देखो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना वो समझिए कि जब हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे तो लिख ही लेते हैं पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ NH3, क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसमें हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे। क्या लिखेंगे? डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T, ये पॉजिटिव ही होगा। बात को समझे? अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो समझो कि जब हम किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का इंडिविजुअल अकेले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का एक्सप्रेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे तो वैसी स्थिति में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई काम नहीं है।
हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां नहीं लगाना है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस अगर हम निकालेंगे, उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे डिसअपीयरेंस का और अपीयरेंस का, तो वहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई काम नहीं है। इसका काम कहां है? जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ठीक है, अगर हम लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR, तो ऐसी स्थिति में आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करके तीनों को इक्वल कर देना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ROD ऑफ N2, क्या इसमें कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है? 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, तो इतना ही रहने देते हैं। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 3 लिखेंगे यहां 1/3 इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इक्वल टू NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो लिखेंगे 1/2 इनटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। ठीक है, यानी जब हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, तो उस स्थिति में हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन, जिस भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का मैंने एक्सप्रेशन लिख रखा है, उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। कब? जब रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखाएगा इस तरह। तो अगर हम केवल N2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना चाहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई काम नहीं है। H2 का अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना चाहेंगे, इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यहाँ कोई काम नहीं है। अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यहाँ हमने इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, तो सभी के इस एक्सप्रेशन में उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना रहता है। बस यही रूल है, यही इंपॉर्टेंट है, यही ट्रिक है, यही टेक्निक है। इस टेक्निक ट्रिक को आप अप्लाई कर लीजिए। अगर सीख गए हैं तो ठीक है, नहीं सीखे तो इस टेक्निक को याद कीजिए। सिखाए कैसे? हम पीछे आपको एग्जांपल दिए थे H2O2 वाला, वहां समझाने की कोशिश की कि H2O2 का जो डिसअपीयर होने का रेट है, O2 के बनने का रेट उसका आधा है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि O2 के बनने का जो रेट है, ठीक है, वो H2O2 के डिसअपीयर होने के रेट का आधा है। तो वहां हाफ कर दिए थे, यहाँ भी वही बात करेंगे। सोचो, इस दोनों को रिलेट करो। सोचो, इसके बनने का रेट, इसके टूटने का रेट, इसके टूटने का रेट, इसे 3 गुना है ना? बात समझ में आ रही है? यानी कहने का क्या मतलब है? देखो, इन दोनों को हम रिलेट कर दिए, ये दोनों बराबर कब होगा? 1 और 3 बराबर क्या होगा? या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 1 यहाँ 3 है, यहाँ 3 लाने के लिए क्या करेंगे? तो 3 से मल्टीप्लाई करो। नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 करने के लिए क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, तभी तो दोनों बराबर होगा ना। तो वही तो यहाँ किए हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, उसका 1/3 कर दिए, 1/3 कर दिए, तो इसके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकल जाएगा। बात को समझ रहे हैं? लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, लॉजिकल, इसको और उसको रिलेट करो, N2 और NH3 को रिलेट करो। बोलो क्या होगा? इसके जो बनने का रेट है, इससे आधा इसके डिसअपीयर होने का रेट है। यानी 2 अगर बनता है तो 1 खर्च होता है। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो अगर ये 4 बनेगा तो 2 खर्च होगा। ये 4 अगर बनता है, ये 4 है, ये 2 कैसे आएगा? इस 4 में हाफ कर दिए तो 2 आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं? यहाँ पर लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, कोई उपाय नहीं है, आपको सोचना ही पड़ेगा। इसका 2 दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। लॉजिकली जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको ऐसे लिखा गया है। बात को समझिए, फिर से समझो इस चीज को। मान लो 2A है, इससे बनता है 4B, ठीक है? द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, ठीक है? तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A क्या होगा? माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B क्या होगा? डेल्टा B बाय डेल्टा T, ठीक है? बात को समझे? अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या कर सकते हैं?
कि इसका जितना डिसअपियर होगा उसका दुगुना बनेगा, ठीक है। यानी इसके बनने का रेट जितना ही बनेगा उसका आधा ये खर्च होगा। बात को समझे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी 1/2, इसमें 2 है तो यह माइनस लगा देंगे क्योंकि रिएक्टेंट है, तो -1/2 जो बराबर हो जाएगा 1/4 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। अब इतना को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, इसके फॉर्मेशन का रेट। अब 4 को इधर ले जाओ तो 4/2 यानी 2 हो जाएगा, है ना। यानी इसके फॉर्मेशन का रेट इसके डिसअपियर के रेट होने का दुगुना है। देखो इसके फॉर्मेशन का रेट इसके डिसअपियर होने का रेट का दुगुना है। अगर ये यहां चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/2। तो इतना को हम क्या पढ़ेंगे, इतना को क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा बता, सोचो, देखो यहां पर, ठीक है। चलिए इसको हम 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे ना तो और समझ में आ जाएगा आप लोग को। फिलहाल इसको हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए कि जनरल फार्मूला हम लिख देते हैं, उसी से सवाल बन जाएगा आपका। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। तो अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का एक जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ए बी से रिएक्ट करके सी और डी बनाता है। यहाँ ए और बी कैपिटल रिएक्टेंट है और कैपिटल सी और कैपिटल डी क्या है, प्रोडक्ट। स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ए के डिसअपियर होने का रेट, ए के डिसअपियर होने का रेट क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई काम नहीं है। बात समझ रहे हैं। अगर हम किसी एक रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपियरेंस या प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, रेट में। तो उसी तरह हम फिर लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। जब हमको ए का रेट का डिसअपियर निकालना है, मतलब ए का डिसअपियरेंस का रेट निकालना है, तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो इसके कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग हुआ, कितने समय में हुआ, वो तो रेट कहलाता है। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का हम क्या करेंगे। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर होने के लिए हम क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में। चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा कि सभी का रेट इक्वल होगा, सभी रिएक्टेंट का आपस में रेट जो होगा वो इक्वल होगा सभी प्रोडक्ट के रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म। तो वहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो ही इक्वल होगा। लेकिन अगर हम अकेले किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का डिसअपियरेंस या अपीयरेंस निकालना चाहेंगे तो वैसी स्थिति में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई काम नहीं है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, डेल्टा यानी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय टाइम इंटरवल। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकालेंगे, है ना, तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय टाइम इंटरवल। क्लियर है। ये हो गया इंडिविजुअल डिसअपियरेंस का और फॉर्मेशन का रेट। लेकिन अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, पूरे लिख देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालेंगे हम आर, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/a है, 1/a इंटू इतना जो इक्वल होगा 1/b इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b, ये इक्वल होगा 1/c इंटू
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ये इक्वल होगा 1/d इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टी। ठीक है, बस यही हमारा फॉर्मूला हो रहा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, -1/a डेल्टा a बाय डेल्टा टी जो इक्वल होगा -1/b डेल्टा b बाय डेल्टा टी ये इक्वल होगा 1/c डेल्टा c बाय डेल्टा टी जो बराबर होगा 1/d डेल्टा d बाय डेल्टा टी। बस जब रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखाएगा तो इस तरह सबको इक्वेट करके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। लेकिन जब इंडिविजुअल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन निकालेंगे तो वैसी स्थिति में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई काम नहीं। बस दैट्स इट, क्लियर हो गया इतना बात? ठीक है, ये हमारा हो गया जनरल एक्सप्रेशन, इसको ध्यान रखना है, इस चीज को फाइनली सीख लीजिए क्या है ये सो। इसी पर हमारा सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, है ना। हम इस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बातों को समझिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं, सभी लोगों का अपने अपने ब्रेन का एफिशिएंसी होता है, मतलब ये नहीं कि अब कॉन्सेप्ट या लॉजिक या फिर थ्योरी हम चेंज कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। अब कोई रिएक्शन लिखा हुआ हम उसके बारे में बोल रहे हैं कि इसमें ऐसे ऐसे हो रहा है और आप उसको नहीं सोच पाते हैं कि क्या हो रहा है। अब बताइए, इस कम्युनिकेशन जो गैप है कि हम बोल रहे हैं इसमें ऐसा ऐसा होता है और आप सोच नहीं पाते कि कैसे सोच पाइएगा, कैसे सीखिए? बोलिए, हम उसी चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो सुनिएगा, तो सुनने से तो नहीं सीख पाइएगा, सोचने से सीखना होगा आपको। तो जो हम बोलते हैं उसको सुनिए, सुनने के बाद सोचिए कि क्या कहा गया। सोचिएगा नहीं तब तक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको सोचने के लिए जो H2O2 वाला मैंने उदाहरण ले रखा था उसको बार बार रिपीट करके सुनना है, उसके बारे में सोचना है, जो सोचेंगे दिमाग में आ रहा है उसी को लिखें भाषा में। तो लैंग्वेज में लिखना, सोच को लिखना है, वही तो थ्योरी है कि जो इक्वेशन या जो रिएक्शन जो कर रहा है उसी को हमको लिखना, उसके लॉजिक को, रिएक्शन क्या कर रहा है, बस वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं सीख पाते हैं तो वहां पर आपको एस्केप नहीं करना है ना, क्लिक करके बाहर नहीं भागना है, सीखना है। आपको सोचना होगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम नहीं सीख सकते हैं। बिल्कुल आप सीख सकते हैं, हर चीज सीख सकते हैं, पेशेंस रखना होता है थोड़ा सा। ठीक है, बात को समझे क्या करें इसको। ये नहीं कि चलो हम वीडियो स्टार्ट किए और 10 मिनट वीडियो देखे, नहीं समझ में आ रहा तो बंद कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं बार बार इस चीज को समझाता हूँ, कंटिन्यू पूरे एंड तक आपको वीडियो देखना है। जब तक एंड तक देखिएगा, एग्जाम्पल फिर आएगा उसका, एग्जाम्पल फिर हम लोग देखते हैं, इस पर बेस्ट हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो कभी कभी होता है कि एक वीडियो 2-3 वीडियो से रिलेटेड होता है, थ्योरी में नहीं सीख पाते हम लोग, तो कभी कभी प्रॉब्लम जब प्रैक्टिस कराते हैं तो उससे बच्चे सीख जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना कि आज एक वीडियो देखे फिर चलो 2 वीडियो छोड़ दिए, फिर चौथा वीडियो देख रहा है, फिर 1 वीडियो छोड़ दिए, फिर तीसरा वीडियो देख रहा है, थ्योरी वाला वीडियो देख रहा है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराते हैं उस वीडियो को देख ही नहीं रहे हैं। तो प्रॉब्लम वाले वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी जो पर है तभी क्लियर हो पाएगा जब आप सवाल बनाइएगा इस पर। सवाल वाले वीडियो आप लोग कम देखते हैं, व्यू उसमें कम आता है, हम देखते हैं इसमें। जहाँ थ्योरी वाले वीडियो बच्चे बहुत ज़्यादा व्यू करते हैं तो न्यूमेरिकल वाले वीडियो बच्चे व्यू कम किए रहते हैं। थ्योरी आप रट लीजिएगा, ठीक है, तो वही पूछेगा तब तो रट लीजिएगा ना। न्यूमेरिकल पूछा तो छोड़ दिए, हमको तो दोनों लेकर चलना होगा। थ्योरी पूछा तो जो आप रटे हैं चलो उससे लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल पूछते अगर एग्जाम में तब बोर्ड में तब तो नहीं लिख पाइएगा। तो न्यूमेरिकल का भी वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। जरूरी है कि थ्योरी ही पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछ दिया तो किसको आप 19-20 माने? थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा थोड़े ना है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन में वहाँ तो थ्योरी आपको नहीं कहानी पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, राइट एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा। वहाँ तो क्वेश्चन देगा, जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो ही सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम भी जो वीडियो बनाते हैं उसको भी देखा करिए, ठीक है। इस वीडियो को समझिए, बीच में कभी किसी वीडियो को नहीं छोड़िए। हो सकता है शुरुआती दौर में नहीं समझ में आए, क्योंकि सारा चैप्टर इंटर रिलेटेड होता है। हो सकता है किसी टॉपिक को हम आगे जाके समझ लेंगे, तो तभी हो पाएगा जब हम हर वीडियो को लगातार देखेंगे, किसी वीडियो को एस्केप नहीं करेंगे, एक के बाद अगला वीडियो, फिर उसका अगला वीडियो, ये देखेंगे। ऐसा ना आज देखे एक वीडियो, फिर 2 वीडियो छोड़ दिए, फिर अगला वीडियो देख रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। कंटिन्यू देखना है आपको, ठीक है। एकदम पूरा देखिए, जहाँ पर नहीं समझ में आए फिर रोक के पीछे जाइए,
फिर या फिर अगर पीछे जाने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, उसका नोट्स तैयार कर लीजिए, नोट्स लिखने के बाद उसको खुद से पढ़ने की कोशिश करिए। हम जो बोलते हैं कभी कभी उसको नोट कर लीजिए, कहीं पर दिक्कत होती है तो उसको फिर अपने इक्वेशन में रिलेट करके सोचने की कोशिश करिए। तो इस तरह से आपको मेहनत करना होगा तो ही समझ में आएगा। इतना आसान नहीं होता जितना आप सोचते हैं, लेकिन कोई तो सीख रहा है ना, कोई तो सोच रहा है ना, बच्चे अपने दिमाग लगा के ही सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट निकालना सीखेंगे और इनिशियल रेट भी निकालना सीखेंगे और तीनों का ग्राफ समझेंगे। हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे एवरेज रेट को और इंस्टेंटेनियस रेट को। इस वीडियो के बाद फिर हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा जिसका डीपीपी हम आपको देंगे। ठीक है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के बाद, उसे ग्राफ को सीखने के बाद। क्लियर है? तब तक इस वीडियो को अगर आप हो सके और सीख गए हैं तो अच्छी बात है। नोट्स एक बार में तैयार कर लीजिए, फिर उसको फिर से देखिए, नोट्स पढ़िए। अगर पूरे थ्योरी समझ में आ गई क्या कहता है तो ठीक है, अगर नहीं तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ सकते हैं इसमें हम कर क्या रहे हैं। इतना करना अगर आप सीख जाते हैं तो डायरेक्ट सवाल बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ओके, हैव अ नाइस डे।